आप सब लोग मेरी बात समझ पाएंगे? शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? बोथ लैंग्वेज? ठीक है, ओके, ठीक है। नहीं देखिए, हमारी विश होगी तो हम तमिल में बोलेंगे या और किसी भाषा में बोलेंगे, फिर आप कहोगे सर ये क्या। हमारा उद्देश्य ये है कि भाषा जो भी हो, हम उस भाषा के शब्दार्थ और उस भाषा का भाव समझें और उसके अंदर निहित चीज़ों को समझकर अपने उसका इस्तेमाल करें, अपने उद्देश्य में उसकी पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को, आप सब लोगों ने सुना है कि फर्स्ट एड क्या होता है या इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होती हैं, या ऐसी स्थितियाँ जब इमरजेंसी कोई स्थिति बन जाए, कोई आपातकालीन चीज़ यदि हो जाए, घटित हो जाए, तो उसमें हम कैसे अपने आप को या जिसके साथ वो चीज़ घटित हुई है उस व्यक्ति को, वो कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, उसे कैसे हम लोग बचाएं, उसके प्राणों की रक्षा हम कैसे करें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फर्स्ट एड होता क्या है और फर्स्ट एड की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो दोस्तों, उसके पहले हम एक चीज़ जान लें कि इमरजेंसी सिचुएशंस किसे कहते हैं और किसे फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, और फर्स्ट एड कौन मुहैया करा सकता है, कैसे मुहैया करा सकता है। क्या फर्स्ट एड मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ ही मुहैया करा सकता है या हम भी मुहैया करा सकते हैं, और किसे आवश्यकता होती है फर्स्ट एड की, और फर्स्ट एड होता क्या है। ये 4 प्रश्न है हमारे पास, हमें उनके प्रश्न जानना, उनके आंसर जानना चाहिए कि व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार जिसे कहा जाता है, प्राथमिक उपचार कि फर्स्ट एड होता क्या है, कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, किसको दे सकता है, क्यों देना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, एवं क्यों आवश्यक है, मतलब किन परिस्थितियों और किन स्थितियों में आवश्यक है। ठीक है, तो इन 4 प्रश्नों का हमें जवाब जल्दी से करना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसीज क्या होती हैं। इमरजेंसीज, व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी कंडीशंस? आपातकालीन अवस्थाओं से या स्थितियों से आप क्या समझते हैं? आपातकालीन स्थितियों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी सिचुएशंस? एनीबडी? अवांछित परिस्थिति। हाँ, अवांछित परिस्थिति क्या मतलब होता है इसका? जो वांछित नहीं, जो अपेक्षा नहीं कर रहे थे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? अचानक से कोई बीमारी आ जाना। हाँ, वेरी गुड। और कोई? आपातकालीन यानी काल का अभाव, जिसमें हमें सोचने समझने का जो समय होना मिले, बिल्कुल, बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य करना पड़े, उस स्थिति को आपातकालीन। आप लोग को इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, आप लोग इस चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ा सा इसको शब्दों में बांधकर, शब्दों में पिरोकर आप लोगों ने जो शब्द दिए हैं उन्हीं से एक परिभाषा निर्मित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वो और चीज़ स्पष्ट हो जाए। सोना नहीं है, खड़े हो जाए। सोना नहीं है, हाँ, सोने की क्लास नहीं है, सोना नहीं है। चलिए, जैसे हमारे मित्र ने बताया अभी कि इमरजेंसी सिचुएशंस आर दैट सिचुएशंस विच आर अनप्लान्ड, अनडिटरमाइंड,
अनप्लान्ड, अनडिटरमाइंड, एंड व्हेन दैट दे अकर्स दे थ्रेटन लाइफ्स। क्या अर्थ हुआ इसका? ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिनका पूर्व से कोई निर्धारण नहीं होता, जिनका पूर्व से कोई निर्धारण नहीं होता, कब घटित होनी है, किसके साथ घटित होनी है, कितनी मात्रा में घटित होनी है, कैसे घटित होनी है, जिसका कोई पूर्व से निर्धारण नहीं होता। और जब वो होती है किसी के साथ घटित, तो उस व्यक्ति की जान पर बनाती है, उस व्यक्ति की जान सांसत में आ जाती है, या उस व्यक्ति के प्राणों की का खतरा उससे हो जाता है, जिसके भी साथ इस तरह की घटना घटित होती है। तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियों को हम इमरजेंसी सिचुएशंस कहते हैं, जिनमें अगर समय पे उन स्थितियां, परिस्थितियां घटित होने से उन्हें अगर उपचार नहीं मिला, तुरंत उन्हें मेडिकल एड या मेडिकल हेल्प नहीं मिली, तो उनकी जान जा सकती है, या उनके प्राण जा सकते हैं, या उनके साथ कोई परमानेंट या हमेशा के लिए कोई विकृति उनके शरीर में उत्पन्न हो सकती है, जिससे वो अपना जीवन यापन सहजता से ना कर सके। Am I coming across? सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि आपातकालीन स्थिति हम किसे कहेंगे? उदाहरण के तौर पे यहां ये पंखे चल रहे हैं, अचानक एक पंखा चलते चलते गिरकर आपके ऊपर गिर गया। पंखा चल रहा है तेजी से, पंखा टूट कर यहां पे गिर गया, कई लोगों की गर्दन पे गिर गया, सिर पे गिर गया, हाथ पैरों पे गिर गया, कई लोगों को लहूलुहान कर दिया, चोटें आ गई। हमें पता है कि पंखा गिर सकता है? नहीं पता। अचानक भड़बड़ा के छत गिर गई, अचानक भड़बड़ा के छत गिर गई, धड़ाम से बिल्डिंग की छत गिर गई, होता है कि नहीं? अचानक अर्थक्वेक आ गया, बता क्या आएगा अर्थक्वेक कि भैया मैं आ रहा हूं? सांप निकल आया, जंगल है, सांप आ गया यहां पे और आके खड़ा हो गया आपके सामने, तो क्या करेंगे आप? कोई असामाजिक तत्व बंदूक लेके घुसाया और आगे खड़ा हो गया और धा 3-4 लोगों को कर दिया, अटैक कर दिया उनके ऊपर, किसी को चाकू से हमला कर दिया, किसी को तलवार से हमला कर दिया, क्या करेंगे? डिसाइडेड नहीं है। हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, अपने वाहन से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हम तो ठीक जा रहे हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति इस तरह से आ रहा है, अनियंत्रित गति से आता है और हमारे वाहन को टक्कर मारते हुए चला जाता है, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित होकर हम गिर पड़ गए, सिर में चोट आ गई, हाथ पैर टूट गए, मुंह से खून आने लगा, अब फ्रैक्चर हो गया, हड्डी निकल आई, अचेत हो गए, उल्टियां कर रहे, राह चलते चलते किसी को अटैक आ गया, गिर गया। हमारे यहाँ बेटे बेटे ऑफिसों में कार्य कर रहे हैं, कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है या कोई स्ट्रेस में है, अचानक उसकी हृदय स्पंदन रुक गया या हृदय गति रुक गई और वो गिर गया, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग कहीं पिकनिक मनाने गए, पानी के पास पिकनिक मना रहे हैं, खेलते खेलते पानी में गिर गए, पैर फिसल गया, पानी में गिर गए, किसी ने धक्का दे दिया कि साहब उसका तो पैर फिसल गया, वो गिर गया, ड्राउनिंग हो गई, इमीडिएटली उसको बाहर निकाला, क्या करना है? प्राण तो बचाने। शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, ये माइक में पकड़ा हूं, पकड़े इसमें स्पार्क हो गया, आग लग गई, या मेरी आवाज इतनी वो है कर्कश है कि इसमें ब्लास्ट हो जाए, क्या कर लेंगे आप? फायर आर्म इंजरी हो जाए। दिवाली पे हम अनार छुड़ा रहे हैं, हमें लगता है कि अनार में तो कुछ नहीं होता, अनार के अंदर फटाका फूट गया, हाथ जल गया, साथ में आजू बाजू में हमारे पास जो लोग खड़े हैं उनको उससे आहत हो गए, उनको इंजरी हो गई, किसी ने पॉइजन पी लिया। तो ये कुछ आपातकालीन स्थितियां जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ हो सकती हैं। रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग इस तरह की चीजें सुनते हैं, देखते हैं कि यार फलाना जो लड़का था या फलानी वो थी फलानी रोड पे, आपके तो रोड पे हाईवे है, आए दिन आप लोग देखते होंगे कि कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद
कई लोगों की अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान चली जाती है। हम वहाँ अस्पताल में जब वो सेंटर पर या हायर सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि जब तक वो वहाँ पहुँचे डॉक्टर देखकर बोलता है कि ये तो सर्टिफाइड हो गया कि भाई आपने इसको लाने में देर कर दी। ऐसा क्यों कहा उसने? देर कर दी। किसी को अटैक आ गया, कोई अवचेत होकर यहाँ गिरा है, जब तक हम उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल ले जाकर उसको वहाँ पहुँचाया, तब तक हमें मालूम पड़ा कि वो हमारा जो पेशेंट है या हमारा जो भी रिलेटिव है उसको कहा गया कि भैया जो है आपको यहाँ आने में लेट हो गए मतलब अब इसको नहीं बचाया जा सकता। क्यों नहीं बचाया जा सकता? किसी को स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, आपने तुरंत उसको जैसे तैसे कर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन यहां से अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है मान लीजिए आपके सेंटर से, और जो स्नेक था, सांप था, बहुत पॉइजनस था, बहुत ही जहरीला सांप था। कौन सा होता सांप जहरीला? और करेत है ना, रेडल स्नेक्स, कोबरा यहाँ निकलते होंगे ना, क्योंकि जंगल वाला एरिया है जी, है ना, निकलते रहते होंगे आप। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर सांप निकल आया, किसी को बाइट कर लिया, क्या करेंगे? किसी का एक्सीडेंट हो गया, यही आपका कोई साथी है, यहाँ से निकला और किसी व्हीकल ने उसको हिट कर दिया, टक्कर मार दी और वो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? कोई अवचेत होकर, अभी आप यहाँ पे हमारा ये चल रहा है, कोई अवचेत होकर गिर गया, इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे और चलिए देखिए, हमने एक चीज समझी कि इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होती है, ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अनडिटरमाइंड हमने कहा कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जो कि अनप्लान्ड होती है, अनडिटरमाइंड होती है, ठीक है, मतलब जिनका पूर्व से निर्धारित नहीं होता, ना समय का निर्धारण होता है, ना स्थान का निर्धारण होता है, ना व्यक्ति का निर्धारण होता है, किसके साथ होना है, कब होना है, कैसे होना है, क्यों, कहाँ होना है, कुछ भी चीज का निर्धारण नहीं होता। ऐसी स्थिति परिस्थिति जब हमारे साथ घटित हो जाती है जिससे कि हमारी जान का खतरा हो जाए या समय पे उपचार ना मिल सके, तो उससे व्यक्ति की जान जा सकती है, ठीक है। तो वो जान ना जा सके, उस जान को बचाया जा सके, और समय रहते गोल्डन आवर्स में हम उन्हें एक मेडिकल एड दे सकें, एक प्राथमिक उपचार उसे दे सकें, जिससे कि जो उसके साथ कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस घटित हुई है, कोई भी आपातकालीन स्थिति उसके साथ घटित हुई है जिससे उसके प्राण को खतरा हो सकता है, अगर हमने उस बीच में आके इंटरप्ट कर दिया और उसे वो चीज़ मुहैया करा दी मेडिकल एड के तौर पे, तो हम उसके प्राण की रक्षा कर सकते हैं जब तक कि वो हायर सेंटर पे या जो भी आपका मेडिकल सेंटर है, एक व्यवस्थित दवाखाना है, अस्पताल है, वहाँ तक वो पहुँच सके, तब तक हम उसकी लाइफ को सेव कर सकें। तो यह जो समय होता है इसको कहा जाता है गोल्डन आवर्स। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स। तो इसको कौन दे सकता है? फर्स्ट एड ऐसा उपचार जो कि हम में से कोई भी मुहैया करा सकता है, जो कि मरीज के साथ घटित हुई स्थिति से संबंधित हो एवं उसके प्राणों की रक्षा करने में सहायक हो। अस्पताल पहुंचने के पहले, अस्पताल या चिकित्सक के पास उसे पहुंचाने से पहले उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए जो उपचार हम मुहैया करा सकते हैं उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जो फर्स्ट दे रहे हैं, सबसे प्रथम हम जो उपचार दे रहे हैं उसे हमने प्राथमिक उपचार कहा, और वो आप में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। किसे देना है, क्यों देना है, कब देना है, कहां देना है, ठीक है। तो जब
जो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, इनमें से यदि किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाए, उस घटना में अगर उसकी जान को खतरा हो जाए, या जान को खतरा नहीं भी हो सकता इमीडिएटली, लेटर ऑन हो जाए, या उसमें किसी तरह की परमानेंट डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए या विकृति उसमें उत्पन्न हो जाए जो कि उसके जीवन यापन को मुश्किल बना दे, तो ऐसी स्थितियों में हम जो मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, जो फर्स्ट एड उसको देते हैं, पहला हमारा चिकित्सीय संभल उसे देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं, जो कि मेडिकल टीम के पास जाने के पहले या हॉस्पिटल्स जाने के पहले या जो भी हमारा रेफरल सेंटर है वहाँ तक हमारे जो मरीज है या जिसके साथ जो घटना घटित हुई है उसको पहुँचाने से पहले जो इलाज हम लोग मुहैया करा सकते हैं, बहुत ही प्राइमरी इलाज, जिससे कि उसकी जीवन की रक्षा हो जाए या उसके जीवन में उस घटना के घटित होने के कारण आगे भविष्य में किसी भी तरह की विकृति या उसके जीवन को संकट में डालने वाली स्थिति ना बन सके। ऐसे उपचार को हम लोग फर्स्ट एड कह सकते हैं और वो आप सब दे सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब वो स्थिति होती क्या है और आप कर क्या सकते हैं। सपोज मानिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति गिर गया, सिर में चोट आ गई और खून से रिसाव हो रहा, सिर से खून का रिसाव हो रहा, सिर में चोट लगी है, पेशेंट अवचेत हो रहा है और खून बहुत ज्यादा रिस रहा है। अब आप इमीडिएटली वहां पहुंच गए, आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे में कोई व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क में चोट लगी, मस्तिष्क से खून का रिसाव होना चालू हो गया, व्यक्ति अवचेत हो गया, या अगर बेटा तुमने ये स्थिति करी, तुम्हारे घर में भी ये परिस्थिति हो सकती है, तुम्हारे किसी साथी के साथ भी ये परिस्थिति हो सकती है उत्पन्न, या तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस समय जब तुमने ये लिया ना, तो तुम्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए आज ये ना लेकर इस चीज को सीख लो उनके लिए। पैर है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, बाहर निकल आई, ब्लड हो रहा बहुत ज़्यादा, खून का रिसाव हो रहा है, सिर में चोट लगी। मैडम क्या बात कर रहे हैं आप फ़ोन पे? मैं रुकूं थोड़ी देर प्लीज़? आपके लिए अगर फ़ोन आवश्यक है, देखिए हम लोग क्या है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़े से समय के लिए उसको गंभीरता से ले लें, है ना। आपको मज़ा आएगा और आप लोगों को लगेगा कि आपने कुछ सीखा है ना। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार आप भी डॉक्टर बन गए आज तो, है ना। तो कुछ सीख रहे हैं हम लोग, है ना। हो सकता है शायद ये कुछ रूटीन से हटके आज आप चीज़ देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें असहजता महसूस हो रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब आप किसी एक व्यक्ति की अगर अपने जीवन में इस चीज़ को सीखने के बाद लाइफ सेव कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने उस दिन जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। चलिए, हमने किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, उसका हेड इंजरी हो गया और इस तरह से किसी का पेट टूट गया साइमल्टेनियसली। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे सपोज़ कर लीजिए हमारे सामने यहीं पे देख ले अगर अपन कि यहाँ पे किसी को सांप ने काट लिया, पंखा गिर गया, या छत भड़बड़ा के गिर गई, या कि कहीं से एरोप्लेन आ रहा है और वो क्रैश होकर यहीं पे गिर पड़ा, या कोई फोर व्हीलर आकर यहीं गिर गया, या कोई शॉर्ट सर्किट इंजरी हो गई। 4-5 तरह के पेशेंट्स हमारे सामने आ गए,
हमें पहले किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? हमें पहले किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? सभी को हमें प्रायोरिटी देनी है। क्यों? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और जैसे जो अटैक वाला है वो भाई, जैसे 6-7 लोग एक साथ अलग अलग उससे है, किसी को सांप ने काटा, कोई किसी को अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हो गया, तो हम कैसे सेव करेंगे लाइफ्स को? पहले किसे बचाएंगे? पहले वृद्ध को और महिला को बचाना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है, ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है, लेकिन शास्त्र को आपने पूरी तरह से पढ़ा है तो शास्त्र में ये लिखा है कि हमें पहले उस व्यक्ति के प्राण बचाने हैं जिस व्यक्ति की जान पहले जा सकती है। हमें उसमें किसी तरह का विभेदन नहीं करना है। हमें महिला, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, वृद्ध, युवा ये नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि जो स्थिति घटित उस व्यक्ति के साथ हुई है तो कौन सी स्थिति भयावही है और कौन सा व्यक्ति उपचार ना मिलने से पहले मृत हो जाएगा। हमें वो चीज़ देखनी है। हमें वह चीज़ देखनी है कि जिससे जो स्थिति बनी है उससे पहले जान किसकी जा सकती है। हमें वो चीज़ पहले देखनी है, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं देखनी। तो जैसे यहाँ पे हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं, अगर एक हेड इंजरी होती है, किसी को सिर से रक्त का स्राव हो रहा है, किसी का पैर टूट गया है, ब्लड निकल रहा है, गर्दन में चोट हो गई, अभी जैसे मलखम हुआ था हमारे यहाँ पे, कई वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हुए थे, वहाँ बाहर से जो हमारे खिलाड़ी लोग आए थे, कई बच्चे गिरे, कई लोगों को चोटें आई। तो ऐसे में बीइंग हम लोग क्या करें? गर्दन में चोट आ गई, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ जैसे आप लोगों ने बताया कि किसी को सिर से ब्लीडिंग हो रही है, किसी का पैर टूट गया, खून का स्त्राव हो रहा है, तो अब आप वहाँ पहुँच गए उस स्थान पे, अब आप इमीडिएटली क्या करें? ठीक है, और हो गया कॉलिंग द एम्बुलेंस, ओके, चलो मान लिया। फिर हमारे पास जितने इक्विपमेंट चीज़ें हो, हाँ बताएं। स्टॉपिंग द ब्लड। यस, हमें सबसे पहले वह चीज करना है कि उसका जो खून का स्त्राव हो रहा है उसको रोकना है। इमीडिएटली स्टॉप ब्लीडिंग। हमें इमीडिएटली क्या करना है? खून का स्त्राव रोकना है। क्यों रोकना है खून का स्त्राव? अगर जिस भी व्यक्ति के साथ जिसे भी एक्सीडेंट हुआ है, जिसे भी चोट लगी, अगर उसके शरीर से लगातार रक्त का स्त्रावण होता रहेगा, लगातार रक्त बहता रहेगा, तो उसके शरीर से एक्सीडेंट में हम नापने तो जाने रहे कितना ब्लड लॉस होगा, कितना खून जाएगा, लेकिन अगर अत्यधिक खून का स्त्राव हो गया तो उसके हृदय की गति रुक जाएगी, उसके मस्तिष्क को खून जाना कम हो जाएगा और इस तरह उसकी जान तुरंत जा सकती है। ठीक है, तो हमें इमीडिएटली लॉस ऑफ ब्लड रोकना। कहीं भी अगर जैसे यहाँ पे सिर में चोट लगी है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही तो वहाँ रोकना है। हाथ पैर में या कहीं और किसी हिस्से पे चोट लगी है तो हमें वहाँ से जो रक्त का स्त्राव हो रहा है सबसे पहले उसको रोकना है। अब प्रश्न उठता है कि साहब हम तो रोड पे आ गए, रोड पे देख रहे हैं, रोके कैसे? कैसे रोक सकते हैं, किन तरीके से? तो आप लोग कैसे रोकेंगे बताएं? वेरी गुड, कपड़े की पट्टी बांधेंगे राजेश, दो ये, ठीक है। और आपके पास कुछ भी नहीं है, रोड पे है, इमीडिएटली एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, अब आप क्या करेंगे? ये दुपट्टा था। वेरी गुड। जैसे हम लोगों की होती है, जो भी हम लोग, हमें नहीं मिल रहा कोई साधन वहाँ पे, इमीडिएटली जैसे अगर हमने ये शॉल या स्टॉल पहना है, इमीडिएटली उठाया, अगर सिर से चोट लग रही है इमीडिएटली, वो भी नहीं है तो सबसे पहले हाथों से उस जगह को दबा लें, हाथों से उस जगह को प्रेस कर कर रखना है अपने को, जहाँ पे चोट लगी उस जगह को हाथों से प्रेस कर लेना है, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। प्रेस करने से क्या होता है,
आप 1 से 2 मिनट तक उस जगह को प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ पे जो तेजी से खून का स्त्रावण हो रहा है वो धीमा पड़ जाएगा, ठीक है। या इस बीच में आप फ़ोन भी कर सकते हैं, या तो 108 जो आपकी एम्बुलेंस होती है, फ्री एम्बुलेंस होती है 108, या डायल 100 की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। आप डायल 100 को भी कॉल करें कि भैया फलानी फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया है या इस तरह की कैजुअलिटी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। तो डायल 100 या 108 एम्बुलेंस, उसमें सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाएगी। और इस बीच में आपने अगर उसको दबा के रखा है वहाँ वो टीम पहुँच जाएगी, इस बीच में उसका ब्लीडिंग रुकेगा। अगर आपके पास स्टोल है इमीडिएटली उसको निकाले और उसको उससे दबा दें या उससे टाइट बैंडेज आप कर दें, ठीक है। या फिर आपने शर्ट पहना है या कुछ ऐसी चीज़ पहनी है, या आपके पास बाइक या आपके व्हीकल में कोई ऐसा कपड़े नुमा चीज़ है, आप उसको लेकर वहाँ पे लगा सकते हैं और तेज़ी से उस जगह को प्रेस कर रख लें। और साइमल्टेनियसली उसको अश्योर कराएं कि बेटा घबराना नहीं, भैया घबरा नहीं, माता जी घबराइए नहीं, दीदी घबराइए नहीं, हमने फ़ोन कर दिया, अभी 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। आपका अश्योरेंस प्लस आपने ये जो चीज़ करी है इसके माध्यम से उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी इमीडिएटली। और इस बीच में 10 से 15 मिनट के भीतर आप जैसे फ़ोन करते हैं इमीडिएटली आपके पास या तो डायल 100 आ जाएगा या फिर 108 की सुविधा आ जाएगी। और उसमें EMT बोलते हैं उसको, इमरजेंसी मेडिकल टीम, EMT। तो उसमें हमारे सारे जो तकनीशियन होते हैं, टेक्नीशियन जो होते हैं, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं, वो इमीडिएटली आपके पेशेंट्स को वहाँ उसमें लेकर और अपने मेडिकल सेंटर तक पहुँचा देगी। इस बीच में ये जो टाइम था, अगर आपने उसका ब्लीडिंग यहाँ नहीं रोका होता, जब ये पेशेंट वहाँ अस्पताल तक पहुँच गया ड्रेस होके व्यवस्थित तरीके से, जब ये वहाँ अस्पताल में पहुँचा, वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि ब्लीडिंग नहीं है, ये अच्छी बात है, अब ये बच सकता है, ठीक है। वो उसने आपको क्या कहा? धन्यवाद, ठीक है। आपने क्या आपको क्या कहेगा वो? धन्यवाद। उसके साथ वाले लोग क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्योंकि इस बिंदु पे अगर आपने ये एड नहीं दिया होता, इसके शरीर से लगातार खून का स्त्रावण होता रहता, तो ये शॉक में जाकर इसकी डेथ हो सकती थी। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते या आपका एम्बुलेंस आते आते अगर इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो इस पेशेंट के शरीर से इतना ज़्यादा खून का स्त्रावण हो जाता जिससे कि इसका हृदय रुक सकता था, हृदय स्पंदन, हृदय गति, श्वसन गति इसकी रुक जाती और ये ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता। आजकल हमने ये देखा कि कहीं भी रोडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो हम बजाय उसमें इंटरवेंशन करने के हम उसका वीडियो बनाने लगते हैं। ये गलत चीज़ है, आप नहीं करें। आप सबसे पहले एक अच्छे नागरिक होने के नाते, बीइंग अ गुड सैनिटेरियन, आप उसकी लाइफ सेव करिए, आप उसको वो एड मुहैया कराने की कोशिश करिए जिससे कि उसकी लाइफ को आप बचा सकें, ठीक है। ऐसा करने से आप उसकी लाइफ बचा पाएंगे, तब आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, यदि आप किसी व्यक्ति को, एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को या किसी राह चलते व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसे यदि अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो ना तो आपको कहीं किसी तरह के कोर्ट में जाना होगा, ना किसी पुलिस कार्रवाई में आपका नाम आएगा, ना आपसे किसी तरह की पूछताछ होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और कहीं भी अब आपको इस तरह की कोई चीज़ होते दिखती है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उस चीज़ को बचाने की कोशिश करें, उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका कि आपने एक्सीडेंट का वो हुआ तो आपने वहाँ कर लिया। अब सपोज करिए कि उसकी हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है, एक्सीडेंट के दौरान हड्डियाँ टूटकर बाहर आती है, हाथ की, पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ गई है, फ्रैक्चर हो रहा है, या गिरा तो गर्दन के अंदर चोट आ गई है, गर्दन मुड़ गई है, तो अब आपको उसको शिफ्ट कैसे करना, क्या करना है? पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया, पैर में हड्डी क्रैक है, आपको लग रहा सूजन जैसा लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, आपके पास साधन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला वहाँ भी यही रहे, सबसे पहले तो आप इमीडिएटली ब्लीडिंग जहाँ जैसा है उसी स्थिति में उसकी ब्लीडिंग को रोकना चालू कर दीजिए। हाथ है तो हाथों से प्रेस करना चालू करिए। आपके पास कोई भी चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल हो, जब तक आपके पास कोई एड नहीं आता, आप ये स्टोल ले ले, उससे दबा ले, मोजा है वो यूज़ कर ले, शर्ट है वो उतार के आप लगा ले, एटलीस्ट शर्ट ही खराब होगी लेकिन उस व्यक्ति की जान तो बच जाएगी। साइमल्टेनियसली आपको उस प्लेस को कवर कर देना है, उस प्लेस को कवर कर देना। यदि हड्डी टूटकर बाहर निकल आ रही है तो उसको बिना हिले डुलाए, वो है गत्ते अपने पास नहीं है, रोडों पे गत्ते मिल जाते हैं या लकड़ी का टुकड़ा कोई मिल जाए, अगर वो फ्रैक्चर हो गया तो आपको जो बोन टूटी हुई है, सपोज करिए किसी की बोन टूट गई, तो वो उठा के आपको
ये बोन आपकी फ्रैक्चर्ड है, आपको दोनों तरफ से ऐसे लगा देना उसमें, ठीक है, और उसी को वहीं पे बांध देना ताकि वो शरीर से और बाहर ना हो जाए और डिस्लोकेट ना हो जाए अपनी जगह से, और डिस्लोकेट हो गई तो उसको और ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। अगर उसकी कोई नस कटती है तो वो उसके साथ बाहर आएगी, ब्लीडिंग करती रहेगी, ठीक है। आप में ये जो हिस्सा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह से रक्त स्त्रावण हो रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये खून जा रहा है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली ऊपर थोड़ा सा टाइट बैंडेज बांध देना थोड़ी देर के लिए ताकि खून रुक जाए। जैसे घाव बड़ा है, घाव बड़ा हो गया, अब आपने ये यहाँ पे जो है घाव बड़ा हो गया और ब्लीडिंग जा रही है, हाथ की बात कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं, टूट गया, घाव बन गया, एकदम से हड्डी टूटकर बाहर आ रही है, खूब ज़्यादा खून स्त्रावित हो रहा है, घाव बड़ा है। सबसे पहले तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, उस व्यक्ति को भी ना घबराए। आपको इमीडिएटली करना क्या है, उस हिस्से पे जहाँ लगी है उसके ऊपर से पकड़ लेना, ऊपर से दबा देना, या फिर अगेन वही स्टॉल है तो उसको करके ऊपर से थोड़ा सा बांध देना है, ठीक है, अगर घाव बड़ा है तो। और आपकी जो स्टॉल या जो आपके पास कपड़ा है, जो भी चीज़ है वो छोटी है, तो आपको ऊपर से उसको बांध देना ताकि ब्लड नीचे ना बह सके, ब्लड वहाँ से नीचे ना आए तो खून रुक जाएगा। और इमीडिएटली साइमल्टेनियसली आप उसको भी कॉल कर देंगे। किसे कॉल कर देंगे? जो आपका फर्स्ट एड वाला है, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग रोक दी तो ये पेशेंट भी आप अपना बचा सकते हैं, ठीक है। दो चीज हो गई। एक्सीडेंटल केसेस में आपका मेन उद्देश्य क्या हुआ? टू चेक ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को रोक देना, ठीक। अब आता है हमारा इसी में दूसरा पॉइंट, कि किसी को स्नेक बाइट हो गया। स्नेक बाइट हो गया, क्या कर लेंगे इसमें? एक मिनट और, यदि कोई ऊपर से गिर जाता है यहाँ पे, सपोज करिए कोई गिर गया, एक्सीडेंट होता, तो गर्दन यदि उसकी आड़ी तिरछी हो रही है तो सबसे पहले हमें उसकी गर्दन को, ये जब हम अभी आप CPR बताएंगे तब भी आपको बताएंगे, आपको गर्दन अगर मुंह इस तरह से मुड़ गया है या मुड़ गया तो आपको गर्दन को सीधी स्थिति में लाना है। नेक शुड बी एक्सटेंडेड। नेक अभी आपको मैं पूरा जब CPR बताऊंगा तब पूरा क्लियर कर दूंगा। इस तरह से आपको सीधे रखना है। लिम्स जो हैं, हाथ पैर जो भी उसके हैं, उनको सीधे करने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि वो बेंड ना हो, उसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट ना हो, ठीक। स्नेक बाइट होता है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले पॉइजन जितना बॉडी में कम पहले जहाँ काटा उसके आसपास, ठीक है। और दो बड़ा तो ये भी है कि उस निश्चित जगह पर कोई अगर उस काट करके उस जहर को निकाल सकता है तो ऐसा भी करवा, ठीक है। जहाँ काटा आपको कट करके थोड़ा ब्लड बाहर निकालेंगे ताकि फायदा। सबसे पहले उसको बोलेंगे कि जो सांप तुम्हें काटा है वो जहरीला नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं या स्नेक बाइट की कंडीशन होती है, लगभग 90% जो स्नेक्स होते हैं दे आर नॉन पॉइजनस। 90% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। बारिश के दिनों में कई तरह के सांप निकलते हैं, तो सारे सांप कोई जहरीले थोड़ी होते हैं, है ना। वैसे भी अगर कहीं सांप आया तो सांप को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। भाई ऐसे हम जा रहे हैं और एकदम से मस्ती में अपनी में जा रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं धुन में अपनी में, और एकदम से सांप आ गया, अब क्या करेंगे? बोले सर हम क्या करेंगे, करेगा तो वो हम तो जो करना अब तो उसने करना, हम तो यही करेंगे, या तो भागेंगे वहां से। भाई भागने का भी मौका नहीं मिला, फिर क्या करेंगे? काट ही लिया, सामने काट ही लिया, फिर क्या करेंगे? पहली चीज तो हम भैसे ही वो जाएंगे कि अरे सांप आ गया, सांप, और सांप आ गया और हम तो भाग भी नहीं पाए, हमें काट लिया और फिर भी भाग रहे हैं। लेकिन घर जाके सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। शादी लोगों को जैसे बोल सांप ने काट लिया, अरे कौन सा था, काला था, पीला था, कौन सा था, कोबरा, अरे सांप ने काट लिया, हम अलग परेशान। अरे सांप ने काट लिया, आप पहले उसे फर्स्ट एड तो दो, उसको सेव करने की कोशिश तो करो इमीडिएटली, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज अश्योरेंस। सबसे पहले चीज क्या?
अश्योरेंस, यानी कि हम लोग उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि घबराओ मत, ये सांप जो है उससे कुछ नहीं होगा, तो पानी का सांप है ना, भले जहरीला, लेकिन हमें भी नहीं पता अभी तो कि वो जहरीला है। इमीडिएटली उसको बोले कि रुक जाए। एक टॉर्निकेट हम अप्लाई करें, जिस स्थान पे सांप ने काटा उसके ऊपर हम लोग एक टाइट बैंडेजिंग कर देते हैं। जो भी हमारे पास चीज़ उपलब्ध है वो हम करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? टाइट बैंडेजिंग करने से क्या होगा? उससे यह होगा कि आपने जो स्नेक बाइट हुआ है, जो पॉइजनस पॉइजन उसका अंदर जा रहा है, वो ऊपर वेसल्स के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा वो ऊपर नहीं चढ़ेगा या हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो ऊपर वो नहीं होगा। टाइम बिंग उसे हमें ये भी दें। और तीसरी चीज़, वो उसे जहर का असर होता है। जैसे कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जिनका जो बाइटिंग टाइम है और जिनका जो इफ़ेक्ट आने का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे उसने काटा तो कुछ ही मिनटों में जो है उसके जहर का इफ़ेक्ट हमारे अंदर आने लगता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जहर, उसको सांप जहरीला था और उसने उसको वो करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे हम उसको फैंग्स बोलते हैं। जो सांप के दांत होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। क्या बोलते हैं? फैंग्स, यानी कि सांप के। तो जब वो काटता है तो उसके फैंग मार्क्स बन जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे इस तरह से फैंग मार्क्स दिखते हैं। वो फैंग मार्क्स है कि नहीं ये देख लें। दूसरी चीज़ ये कि होठों का नीला पड़ना, कानों का ये जो ईयर लोब्यूल्स जिसको कहते हैं, ये नीले पड़ने लगते हैं। ये जो एंड हमारे होते हैं, जैसे उंगलियां हैं हाथ की, पैरों की, ये नीली होने लगती है ना, ये होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम कहते हैं ना शरीर नीला पड़ने लग रहा है, यानी कि शरीर के अंदर पॉइजनस चीज़ें बढ़ रही हैं। शरीर में पॉइजनस चीज़ें बढ़ रही। एक सेकेंड। तो ये हो गया, ठीक है। स्क्वीज नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। आप लोगों को फूस को मुंह से चूसना नहीं है, स्क्वीज नहीं करना है, ठीक है। जहां जिस पार्ट पे स्नेक बाइट हुआ वहां पे स्क्वीजिंग नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? खुद के शरीर में जहर। और चलिए, तो पहली चीज अश्योरेंस करना है हम लोगों को। स्क्वीज करने से हो सकता है तब तक तो ब्लड बढ़ चुका हो, तो स्क्वीज करने का कोई मतलब नहीं है। आपको इमीडिएटली पहली चीज़ जो होती है वो तो स्क्वीज करना है। दूसरी चीज़ टॉर्निकेट बांधना है। टॉर्निकेट या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, चाहे आपका स्ट्रॉल हो या फिर कोई भी रोड पे पड़ी हुई चीज़ मिल जाए, इमीडिएटली आपको वहाँ पे बांधनी है। ज़्यादा उसको टाइट भी नहीं करना, नहीं तो ब्लड फ्लो पूरी तरह रुक जाएगा, तो उससे भी उसको नीला पड़ने लगता है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है साइनोसडोरा, ये तो पॉइजनस चीज़ है, पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आपको मेडिकल एड को बुलाना है। साइमल्टेनियसली आपको मेडिकल एड के लिए कॉल करना है। मेडिकल एड के लिए आप कॉल कहाँ करेंगे? या तो 108 को करेंगे या फिर डायल 100 में भी मेडिकल टीम होती है। उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है वो आती हैं, इमीडिएटली वो हॉस्पिटल ले जाती हैं, होते हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन वो इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। और 108 में तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी होती है। तो सबसे पहला रीअश्योरेंस टू द पेशेंट, अगेन एंड अगेन अश्योरेंस टू द पेशेंट, टॉर्निकेट अप्लाई एंड डोंट स्क्वीज इट, ओके। और उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए एंड इमीडिएटली रेफर टू दैट पेशेंट टू द हायर सेंटर। तीसरा, अब आपके पास होता है कि सपोज करिए कि कोई पेशेंट है, चलते चलते रहा, चलते चलते गिर गया, अवचेत होकर गिर गया। यहाँ कोई बैठा है, बैठे बैठे गिर गया, अवचेत हो गया। नाउ व्हाट you'll do? What you'll do? राजेश कम। ये है रहा चलते चलते एकदम से गिर गए, गिर जाओ, अवचेत गिर गया। अब आप वहां से गुजर रहे, क्या करेंगे? ना व्हाट you'll do? ये अवचेत होके गिर गया, अब आपने क्या करना है? अब यहां आप राह गिर रहे हैं, आप क्या देखेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट,
क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना पानी ना वानी है, क्या करेंगे? पंप करेंगे हार्ट। कैसे करेंगे पंप? बना करके चेस्ट पे जिंदा व्यक्ति को आप पंप करे जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि वेदर ही इज लिविंग और डेड, उसकी सांस चल रही है कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि भाई वो जिंदा है कि वो गया, क्यों गिर गया, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना, तो सबसे पहले आपने देखना है, जैसे ही इस तरह से अवचेत होकर गिर गया व्यक्ति, आप सबसे पहले देखोगे, हेलो भैया, हेलो दीदी, दीदी भैया, भैया, क्योंकि हमें नाम तो पता नहीं है, हम कैसे यहाँ टाइपिंग करोगे आप। अब आपने देख रहा है कि कैसे पता करें भाई, आप इसको नाम से तो बुलाओ, नाम पता नहीं है तो आप टेप करोगे, इससे क्या है कि स्टिमुलेशन जाता है, तो टेप कर रहे हो फिर भी उसको होश नहीं आ रहा। अब आप देखोगे यहाँ पे नाक के नथुनों के पास आप हाथ लगा के देखोगे कि आपको कुछ गर्म महसूस हो रहा है कि नहीं, सांस चल रही कि नहीं, आप फील करके देखोगे, आप सुनकर देख लोगे, जल्दी से क्विकली असेस करना आपको कि दिल की धड़कन है कि नहीं। आपने यहाँ करके देखा, नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ये इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ फील करके देखते हैं हम गले के पास में, यहाँ बड़ी नाड़ी होती है, नस होती है बड़ी, उसमें भी स्पंदन होते हैं, धड़कन महसूस होती है, तो आप फील करके देखें उसमें हो रही कि नहीं हो रही। हाथ पकड़ कर देखें, हाथ में बाहर की तरफ, इस तरफ आप हाथ पकड़ कर देखें, उसमें आपको स्पंदन मिल रहा है क्या, ठीक है, नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि पेशेंट आपका कोलैप्स हो गया, उसकी धड़कन रुक गई है। आपको इमीडिएटली क्या करना है, उसको सीपीआर देना है। उसको क्या देना है? सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, है ना, ऐसी प्रणाली जो कि हमारे जीवन को बचा सकती है ना। एक मिनट लेटर है राजेश। ABC, ABC मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे आप? एयरवे, एयरवे, दूसरा ब्रीदिंग, तीसरा सर्कुलेशन, ठीक है। ये सामान्य लोगों के लिए है, मेडिकल लोग टीम के लिए, मेडिकल लोगों के लिए इसका उल्टा होता है केब। सर्कुलेशन पहले देखते हैं, एयरवे एंड देन ब्रीदिंग, ये मेडिकल टीम के लोगों के लिए। आप लोगों को देखना है एबीसी, एबीसी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपने देखा ए स्टैंड फॉर एयरवे, है ना। तो आपने एयरवे देख लिया, आपने इसको सीधा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ब्रीदिंग नहीं है, बी फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग चेक कर रहे नहीं है। सी आपने देखा कि सर्कुलेशन नहीं है, मतलब सर्कुलेशन कैसे पता पड़ रहा, आपने ये सब चेक करके देखा, यहाँ हाथ लगा के देखा, दिल पे हाथ रख के देखा, सुन के देखा, नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना, इमीडिएटली करना। अब ये नहीं आपको कुछ भी मिल रहा, आपको पेशेंट को पहले सीधा करना है, ठीक है। पेशेंट मान लीजिए आड़ा तिरछा होकर गिरा, उसको सीधा करना है आपने, ठीक है। ये जो गर्दन है उसकी नेक शुड बी एक्सटेंडेड, ये जो गर्दन है हमेशा इस तरह से थोड़ी सी एक्सटेंड करके आप रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसकी गर्दन एक्सटेंड नहीं करी और ये मुड़ी हुई है और आपने पंप करना चालू किया, सीपीआर स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो श्वासन नली होती है, सांस की नली, वो मुड़ी होगी, तो आपका सीपीआर इफेक्टिव नहीं होगा और पेशेंट जी बचा सके आप तो और मर जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको आपको सीधा करना, नेक शुड बी एक्सटेंडेड, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। एक सेकंड के लिए मुंह में खोल के देख लेंगे, कुछ मुंह के अंदर पान, गुटखा, सुपारी या कोई ऐसी खाने की चीज़ तो नहीं है अंदर, क्योंकि कई बार लोग खाते रहते हैं और वो आपने नहीं देखा तो वो और अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर टंग जो है वो दांतों के बीच तो नहीं आ रही, वो अंदर कर दें, ये आपने कर दिया। अब आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, अब आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन करना है। कैसे करेंगे? कहाँ छाती दबाना है, कैसे दबाएंगे? एनीबॉडी? देखिए, पंप तो करना मेरे भाई, कहां पंप करेगा, कैसे पंप करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरलॉक करना हाथों को, ये इंटरलॉकिंग हो गई आपके हाथों की, इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है।
यह जो हथेली का हाथ, ये जो स्थान होता है हथेली का, इससे आपको सीपीआर देना होता है। ठीक है, थिनर एमिनेंस बोलते हैं इसको। ये जो गादी वाला हिस्सा होता है हाथ का, इससे आपको सीपीआर देना होता है। ठीक है, सीपीआर देना कहाँ है? ये है व्यक्ति। ठीक है, सबसे पहले आपने गर्दन को सीधा किया। फर्स्ट इज भैया उठो, भैया भैया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इमीडिएटली देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब हाँ उसमें सांस नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ देखा नहीं है, पल्स पकड़ के देखी नहीं आ रही, गर्दन पे हाथ ला के देखा नहीं आ रहा, आपने जो थेपा उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब कि पेशेंट कोलैप्स है। अब आपको गर्दन को एक्सटेंड करना है इस तरह से। गर्दन जो है वो एक्सटेंडेड रहे, थोड़ी सी तनी हुई रहे, सीधी रहे। मुंह को खोल के इमीडिएटली देखना कि उसमें कुछ गुटखा पाउच या कुछ ऐसे खाने का पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है मुंह में। ठीक है, ये देख लिया। अब इमीडिएटली आपको बैठकर उसे सीपीआर देना है। ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, इस वाले हिस्से से देना है। कहाँ देना है? तो राजेश इधर आओ। ये जो हमारे छाती के निप्पल्स की जो जगह होती है, उनके जो सेंटर की जगह होती है, ठीक है, यह जो जगह होती है, यहाँ दोनों निप्पल्स को जोड़ने वाली छाती के बीच की जगह होती है। ठीक है, इस जगह हम लोगों को सीपीआर देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का वेंट्रिकल्स होता है लेफ्ट, है ना, जहाँ से उसको ब्लीडिंग जाती है। ठीक है, ये कर लिया अब आपने। ठीक है, और अब आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है, आप बैठे वहाँ पे, साइड सीन देख लीजिए, एयरवे खुला हो, चारों तरफ से खुली जगह हो, अगर बंद कमरे में तो थोड़ा सा खोल दे, और नेचुरल जगह पे तो वहाँ आप कर सकते हैं। कहीं रोड पे गिर गया हो तो आप थोड़ा सा साइड कर लें, भाई वाहन चल रहे हैं तो कहीं आप सीपीआर दो तो कोई वाहन तेजी से निकलने वाला आपको चोट ना मार दे, आपको टक्कर ना मार दे, नहीं तो आपको सीपीआर की जरूरत पड़ जाए, वो चीज़ भी आपको देखनी है। ठीक है, यानी कि साइड सीन हमको देखना है कि वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और आपका जो साथी दूसरा है, या आप स्वयं फटाफट मेडिकल टीम को इमीडिएटली कॉल कर देंगे रिस्पांस के लिए कि फलानी जगह ऐसा पेशेंट गिर गया है, तो वो जब तक टीम ना आ जाए, मेडिकल टीम ना आ जाए, आप लोग सीपीआर स्टार्ट कर दें। ये लिया अब आपने, दोनों हाथ आपके शोल्डर से लेके स्ट्रेट रहेंगे, ये बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दिस वे। अब आप करेंगे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, इस तरह से आपको इसको प्रेस करना है। कब तक करना है? 30 बार। 30 बार करना है। 30 बार इसको करके और फिर मुंह से 2 बार हवा फूकनी है। ठीक है, 2 मिनट में 5 साइकिल्स होती 30-30 मिनट की। ठीक है, ये आपको करना है, 30 बार करना है। छाती को कितना प्रेस करना है, कितना दबना चाहिए आपकी छाती? तो ये लगभग 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच के करीब आपकी छाती जमे। ठीक है, आप कर रहे हैं 101, 102, 103, 104। ये जो हम गिनती बोलते हैं, ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक प्रॉपर काउंटिंग उसमें हो जाए। मतलब जो एक टाइम का वो होता है कि आपको 2 मिनट में लगभग 5 सेट इसके करने हैं। 30 बार एक आपको प्रेस करना है, और 30 बार दबाने के बाद आपको 2 बार उसमें फूंक मारनी है। ठीक है, कब तक करना है? या तो उसकी सांस अपने आप चलने लग जाए, ठीक है, या जब तक आपकी मेडिकल टीम वहाँ पर आ ना जाए, तब तक आपको देना है। इसको नीचे रख, थोड़ा सा व्यवस्थित बता दें। बैठना आपको, पेशेंट नीचे पड़ा है ना, घुटनों के बल आप बैठ जाइए। ठीक है, ये ले लीजिए 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। आप देख रहे हैं कहीं भी मेरे हैंड बेंड नहीं हो रहे, है ना, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, बाहर की तरफ रहना चाहिए हाथ इस तरह से, और यहाँ पे पूरा प्रेशर आना चाहिए। अब आप यहाँ से दे रहे हैं सीपीआर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। जब आप थक जाएं तो अपने साथी को बोले वो आके कर ले, लेकिन इसको रोकना नहीं, कंटिन्यू रखना। हर 30 बार ब्रीदिंग देने के बाद आपको 1, 2 बार इसको फूंकना है। ठीक है, तो ये होता है सीपीआर का टेक्निक। आई बात समझ में?
अब एक जना आए और वो जरा करके बताए सब लोगों को। नीचे रख देते हैं ना। हाँ। आइए, आप में से कोई आएगा? आइए। ये बहुत ही लाइफ सेविंग टेक्निक है, इसको कहा जाता है CPR टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, हृदय श्वसन स्पंदन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया। चलिए चलिए, आप एक जना और आ जाइए। मैडम आप आइए, आप आइए मैडम। तुम आओ, भाग कहाँ रही हो? आओ अभी। चलिए, जो हमने किया वैसा ही करिए शुरू से, पूरा स्टेप वाइज। जो हमने बताया पूरा स्टेप वाइज करिए। ये व्यक्ति ही गिर गया है। ABC तो उसकी मतलब पल्स और चेक करना है। मुंह में पल्स चेक नहीं करेंगे। हाँ, सांस। फिर उसकी पल्स चेक करेंगे, तो उसके बाद नहीं होता है तो पहले देख के उसको CPR देंगे। ठीक है, करिए। अब आप लोग आइए। देखिए इसने क्या गलती की, इसने गलती की कि थोड़ा सा इसके नी बेंड्स हो रहे थे, है ना। कई बार अगर हम ऐसे करेंगे तो अपनी बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हमें नी वो नहीं करना चाहिए बेंड, क्योंकि हमें प्रॉपर प्रेशर उसको देना है। तो प्रॉपर प्रेशर तभी जाएगा जब आपके ये स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों में से आइए, आइए कोई भी आइए। आओ, भाई साहब, हेलो। पल्स हाथ से चेक, उसके बाद गर्दन से सीधी है तो सीधी नहीं करना, टेढ़ी है तो सीधी करना, देखना है। इसको सुनना। राजेश इधर ले आओ। राजेश यहाँ ले आओ। राजेश एक मिनट यहाँ ले आओ। देख बेटा, मेरी बात सुन। मान ले अपने घर में ही अपने को दादा दादी या कोई ऐसे व्यक्ति गिर गए इस तरह से अवचेत होकर, और आप उसको ये लाइफ सेविंग टेक्निक नहीं दे पाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन रक्षक है, तो कितना शर्मिंदगी होगी। जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, और यही आज हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमें कोई पढ़ाता है, कोई चीज़ बताता है, तो हमारा 60% दिमाग बाहर होता है और 40% हम शारीरिक रूप से तो हैं, भौतिक रूप से तो है, लेकिन मस्तिष्क के रूप से हम वहाँ नहीं होते, मानसिक रूप से वहाँ नहीं होते। इसलिए चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए चीज़ें हम भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता था कि वो उनकी मेमोरी इतनी विलक्षण थी, उनकी जो याददाश्त थी वो इतनी विलक्षण थी कि वो एक बार शिकागो की यूनिवर्सिटी में गए। आपने शायद सबने सुना होगा कि जो लाइब्रेरियन था उनसे उन्होंने एक बुक मांगी कि मुझे बुक दीजिए पढ़ने के लिए। उन्होंने बुक ली और उस बुक को बस एक बार से पन्ने पलट के और उसको वापस दे दी। वो लाइब्रेरियन उन पर हंसा काफ़ी बोले इतनी बड़ी बुक तुम क्या पढ़ पाओगे। तो बोले उनने देखकर बस वापस कर दी। तो बोले क्या पढ़ ली बुक? उन्होंने कहा कि हाँ। बोले क्या मजाक है। तो बोले इसका तो तुम्हें ए अक्षर भी, इसका नाम भी अभी ठीक तरह से स्पेलिंग भी याद नहीं होगी, तुमने इसको देख लिया। तो उनने कहा कि आप पूछिए जहाँ से भी आप जो पूछना चाहें।
तो उन्होंने ऐसे ही सिंपली उससे पूछे विवेकानंद जी से, तो उन्होंने प्रश्न सहित किस लाइन में कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है वो बता दी। तो वो जो लाइब्रेरियन था उसको CPR की जरूरत पड़ गई। मतलब वो सरप्राइज हो गया कि इस व्यक्ति ने ये विलक्षण मस्तिष्क मेमोरी का धनी कौन है, ये भारतवंशी कौन है, जिसमें इतनी ज़्यादा विलक्षणता है कि एक क्षण के लिए लोग जिसको सालों सालों पढ़ने के बाद जिस पुस्तक को याद नहीं कर पाते, इन्होंने कुछ मिनट के लिए वो पुस्तक ली और कुछ पन्ने पलटे और हमें वापस दे दी, और वो लाइन सहित डेट सहित हर चीज़ वो जो है बता पा रहे सटीकता से। तो सोचो उस व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता, एकाग्रता का स्तर क्या होगा, उस व्यक्ति की एकाग्रता का स्तर क्या होगा, जस्ट इमेजिन। और वो हमारे लिए प्रेरणा है, वो हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है, हमारी जो विद्यार्थी जीवन होता है, वो विद्यार्थी जीवन हम घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, हम घरों में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आजकल तो सब नेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन हम घरों पे बैठ के किताबों से इनसे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो ऊर्जा हमारी विखंडित होती है, उस ऊर्जा को एक लय में बांधा जाता है। इसलिए प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, और एक गुरु होता था, एक प्राचार्य होते थे, जो कि हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को एक लय में लाने का प्रयास करते थे, और उस ऊर्जा को बांध कर वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते थे, जिससे आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर कर, क्रियान्वित कर कर काफ़ी ऊंचाई तक जा सके। पर हम, ये विडंबना है कि हम लोग आज उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम डिस्क्रिशन में ज़्यादा जा रहे हैं। हम डिस्क्रीट कर देते अपने माइंड की एनर्जी को, हम ब्रेन को डिस्क्रीट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, कई तरह के थॉट्स। ऐसा कहते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 70 से 90 हज़ार विचार सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। जब इतने विचार आपके दिमाग में आएंगे तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? तो जब आप ध्यान लगाते हैं, अध्यात्म में करते हैं, आप किसी तरह का मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया होती है, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान लगाने से ऐसा नहीं कि आप किसी भगवान को याद कर रहे हैं, किसी और को याद कर रहे हैं, आप इन विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, अपने मस्तिष्क को ट्रेंड करते हैं कि इसमें ये जो फिजूल के विचार हैं ये ना आए, ये छलनी जैसे छन जाएं, और इसमें सिर्फ वही विचार आए जो आप चाहते हैं। तो यदि आपके मस्तिष्क में, आप बाहर से तो बैठे हैं लेकिन मस्तिष्क अंदर तो इतनी ज़्यादा शांति, इतने सारे विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को रोकने के लिए ये हमारी प्राचीन पद्धति होती है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम एकाग्र करने का माध्यम कहते हैं, स्वयं को एकाग्र करने का माध्यम कहते हैं। वो एकाग्रता, वो ऊर्जा को हासिल करने का एक माध्यम होता है। तो हमें इस युवा अवस्था में, विद्यार्थी जीवन में इस चीज़ का पालन करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा हमारी रहना चाहिए। हमने कोई चीज़ एक बार देख ली, हम नहीं भूल पाएंगे। आपके जो प्राचार्य जी आए थे, गुरु जी, उन्होंने किस रंग का वो पहना था बताएं? कौन सी धोती पहनी थी, कौन सा कुर्ता पहना था, कौन सी कुर्सी पे बैठे थे? बीच में तो मैं था। कितनी कुर्सियां थी यहाँ पे? वो कौन सी कुर्सी पे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सी कुर्सी पे थे? यहाँ से फर्स्ट साइड पे शुभम सर थे, उसके बाद में माननीय गणपति महोदय, हाँ, उसके बाद में आदरणीय कलवा सर बैठे। ठीक है। आपके जस्ट पीछे क्या है आपके इसमें? हाँ, सर मेरा ध्यान आगे की तरफ। तो इस हॉल में तो आप काफ़ी दिनों से आते होंगे ना? सर पीछे क्या है? पीछे दीवार है, गेट है, एक ब्लैक बोर्ड रखा है। चलिए खैर छोड़िए, ये मेरा विषय नहीं है, पर मेरा बस आप लोगों को ये अनुरोध है, ये मेरा विनय है आप लोगों से कि हम अपनी ऊर्जा को सांद्रित करें, कॉन्सेंट्रेट करें। आप सब लोगों में असीम क्षमताएं सीखने की,
कोई जो सिखाने वाला वो ऊपर से तो आएगा नहीं स्पेशल, आप लोगों के बीच का ही आप जैसा ही है ना, आप जैसे ही लोगों में से निकलता है। लेकिन बस ज़रूरत ये है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को एक जगह कॉन्सेंट्रेट। खैर चलिए, कभी बुलाएंगे तो इस चीज़ पे भी व्याख्यान देंगे, हाउ टू डेवलप मेमोरी, ठीक है। फिलहाल हम अपन बात करते हैं CPR की। देखिए, कोई भी व्यक्ति है कहीं भी इस तरह की जगह में आपके साथ देखा आपने, अचानक से अवचेत होकर गिर गया, अवचेत हो गया, ठीक है, अवचेत हो गया। अब आप गए उसके पास में, आपने देखा गए, आप जल्दी से गए अलर्ट होके, हेलो भैया, हाथ को अपन ने नाक के ऊपर किया, मुंह के ऊपर किया, कोई आपको सांस ब्रीदिंग के साइन नहीं, छाती को देखा आपने, कहीं मूवमेंट नहीं, पेट पे देखा कोई मूवमेंट नहीं है, सांस नहीं चल रही, ये चीज़ क्या बता रही, सांस नहीं चल रही। आपने भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपने गर्दन गले पे हाथ लगा के देखा, कोई स्पंदन नहीं, कोई नाड़ी स्पंदन नहीं, कोई वो नहीं चल रही, हाथ उठा के देखा, यहाँ पल्स होती, पल्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से स्टॉप हो गई। अब आपको इमीडिएटली क्या करना है, सबसे पहले आप भैया नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं है, आपने गर्दन को एक्सटेंड करना। आपने गर्दन को ऐसे कर रहा था, ऐसे नहीं करना, ऐसे करके तो और उसकी आप जान ले लोगे। आपको गर्दन एक्सटेंड करनी इस तरह से, ठीक है, गर्दन आपको एक्सटेंड करनी है इस तरह से, ठीक है, ताकि ये सांस श्वसन नली है, इसमें किसी तरह का अवरोध ना हो और ये पूरी तरह से खुली रहे। ये आपने किया, मुंह खुला हो, आपने देखा कि मुंह के अंदर कोई है तो नहीं, इमीडिएटली, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना आपको, ठीक है, ये नहीं है। फिर दोनों जो हमारे ये होते हैं सेंटर्स, उसके बीच का, हमारे निप्पल्स के बीच का जो स्थान होता है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। इस जगह पे यहाँ आपको देना है, आपको नीचे नहीं देना है, पेट पे नहीं दबाना, पेट पे दबाओगे तो आंत वात फाड़ दोगे, ठीक है। यह देखिए, हमारी छाती के बीच में जो निप्पल्स होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है वो जगह इसके लिए है, वहाँ आपको दबाना है। दोनों हैंड्स को आपको इस तरह से रखना है, ठीक है, इंटरलॉक करना है। यह जो गादी वाला हिस्सा है इससे आपको CPR देना होता है। इस जगह से आपके हाथ शोल्डर से प्रेशर लगना है, हाथ पूरे सीधे रहना चाहिए, ठीक है। कितनी बार देना है, 30 बार, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। समझ में आ गई? 5 साइकिल करनी है लगभग 2 मिनट के भीतर में, ठीक है। इस तरह से देना है। कितना दबाना है, लगभग 1 से 1.5 इंच। आ गई समझ में? बहुत सिंपल तरीका, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशील। अगर आपने कर ली तो किसी की भी जान, जो अभी गिरा है या किसी को कुछ अटैक भी आया है या कोलैप्स हो गया है या पानी में डूब गया है, उसकी भी आप लाइफ बचा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब समझ में आया कैसे करना है? आगे सब लोगों को कर सकते हैं। आज प्रैक्टिस करिएगा, अपने वहीं करिएगा, रूम में करिएगा, अपने साथियों के साथ करिएगा, ठीक है। आप तकिया रख लें, उस पर करने की कोशिश करें। नी को बेंड नहीं करना, हैंड को बेंड्स नहीं करना, ठीक है। तो ये CPR की टेक्निक। इसमें कुछ पूछना है आपको, बताइए। चल रही हो नब्ज वगैरह भी सब ठीक हो और फिर भी यदि कोई बेहोश होकर गिर गया तो उस सिचुएशन में क्या करना? नहीं, अगर ब्रीदिंग चल रहा है, ये तो टेक्निक का नाम ही है ब्रीदिंग, CPR टेक्निक। यानी ब्रीदिंग नहीं है, उसी स्थिति में तो हमको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। ये टेक्निक उस समय इस्तेमाल हो रही है, यानी कि जब आपका श्वसन पूरी तरह से रुक गया है और आपका जो है सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक गया है। अगर आपकी सांस चल रही तो मतलब कि वो हो सकता है उसको शुगर की कमी हुई हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसके कारण वो कोलैप्स होकर गिर गया, लेकिन आप उसको जैसे पानी की छींटे मारें या कुछ वो करें तो वो वापस होश में जाएगा। ये इस कंडीशन उसकी समय की बिल्कुल कोलैप्स हो गया। हमने जो पहली चीज़ें करी, हमने देखा कि रेस्पिरेशन, श्वसन नहीं। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, आप जिंदा है कि मुर्दा है? कैसे मान लूँ मैं? आपको पता सांस चल रही है? सांस चल रही है? सर एक्चुअली हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं वो हम लोग फील नहीं करते क्योंकि वो कंटिन्यूस हमारी चलती रहती है। बट ब्रीदिंग का हम लोगों का प्रोसेस एग्जैक्ट वो नहीं होता। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड होना चाहिए और ये नॉर्मली हम लोगों का नहीं होता है।
कैसे पता? चल रही दिख रही, बाहर चल रही। ये देखो मेरी सांस जा रही, सांस जा रही है, सांस अलग होती है कि अरे मेरी सांस जा रही है। मैडम हम बात करें सांस की, वो कैसे पता चले कि चल रही है? सांस चल रही है कैसे पता चलेगा? हैं? एक एक बोले यार सब लोग ने, जिससे पूछूं वही बताइए। बताओ, आप बताओ, चश्मा वाले भैया, चोटी वाले भैया, चश्मा वाले भैया, आप बताओ। आप देख रहे हो, आपको आ रही है? मतलब आप जिंदा हो? हम लगातार ये देखते रहते हैं, देखने यार ठंडी तो नहीं हो गई? दरअसल होता क्या है कि हम सब जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो जिंदा हैं कैसे माने? क्योंकि हमारे अंदर श्वसन है, श्वसन क्रिया हमारे अंदर हो रही है, स्वतः श्वसन की क्रिया हमारे अंदर हो रही है, ऑटो रेस्पिरेशन की क्रिया हमारे अंदर हो रही है, इसलिए हमें पता नहीं है। स्वतः मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है, मालूम पड़ रहा है? नहीं, हमारी सांस चल रही है ना? जब हम अपनी सांसों पे ध्यान लें, अब हमें मालूम पड़ा कि हमारी सांस चल रही है, अन्यथा वो तो तब भी चल रही है, हमें लेकिन हमें मालूम कब पड़ेगा? जब यदि हमें फेफड़ों की कोई बीमारी हो गई, या किसी ने हमारा गला दबाने की कोशिश की, या यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, या जो दमे का मरीज है उससे पूछो, उसको मालूम था। ये इसको बोलते हैं मालूम पड़ना, इसको बोलते हैं मालूम पड़ना, कि उसको मालूम पड़ना। अभी कोरोना के मरीज आपने देखे नहीं थे, लेकिन देखते तो जो कोरोना के मरीज थे ना, ऑक्सीजन के लिए इतना ज़्यादा त्राहिमाम हो गया था। क्यों? क्योंकि फेफड़ों की बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी थी, फेफड़े ब्लॉक हो रहे थे, फेफड़े चौक हो रहे थे, सांस मिल नहीं पा रही थी, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पा रही थी, तो उन्हें एक एक सांस के लिए खींचना पड़ रही थी, ऑक्सीजन खींचना पड़ रही थी। उन्हें मालूम था कि ये श्वसन क्रिया जो स्वतः चलती है, जो प्रकृति का वरदान है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो अब उसे श्वसन खींचना पड़ रही है। तब वो मैकेनिकल वेंटिलेशन कर रहा, जागृत अवस्था में कर रहा, और जैसे उसने रोकी वो गया। हम लोगों को ऐसा करना पड़ता क्या? क्योंकि स्वतः चल रही है, क्योंकि यही तो वरदान है। हम जिंदा हैं, लेकिन वो स्वतः प्रोग्राम्ड है, सेट है। जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ सेट हो जाती है ना, आपने फलाना बटन दबाया, फलानी चीज़ आ गई, सेट होती है। आपने ये बटन दबाया, ये हो गई। ये इलेक्ट्रिक स्विच है, ये दबाए तो पंखा चलेगा, पंखे का अगर है तो लाइट का है तो लाइट चलेगी। उसी तरह हमारी बॉडी में भी सब सेट है, ऑटो सेट है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाता है या रुक जाता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि रुक गया। और ये जब पूरी तरह स्टॉप हो गया तो फिर हमें कुछ मालूम नहीं चलता, फिर हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा, यानी कि कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से रुक गई श्वसन और क्रिया रुक गई। ठीक है, हमें देखना है इमीडिएटली कि श्वसन चल रहा है कि नहीं चल रहा, श्वसन क्रिया है कि नहीं है, मतलब इसको जिंदा नहीं है। ठीक है, अभी कोलैप्स हुआ तो आपको ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ABC, ये चेक करना है और इमीडिएटली आपको CPR स्टार्ट करना है, और साइमल्टेनियसली आपको 108 या 100 डायल को इन्फॉर्म करना है। वो जब तक आए तब तक आपको इस प्रक्रिया को चालू रखना है। समझ में आ गई? और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड है? 30 टाइम इसलिए किया जाता है कि जनरली हमें 120 से 140 बार इसको पुशअप करना है। ठीक है, और 30 टाइम इसलिए किया जाता है कि इतनी साइकिल्स वो होती हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग टाइम होता है वो उतने अंदर होना चाहिए। अब हम लगातार दबाते रहेंगे, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि इसकी सर्कुलेशन वापस आ गई या सर्कुलेशन नहीं आई। ठीक है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमको ये बार बार करना पड़ता है। 30 का हमने बना दिया। आप कंटिन्यू करते रहिए, आप 5 साइकिल 6 साइकिल देते रहिए, लेकिन आप रुकेंगे कब? आपको पता कैसे पड़ेगा कि अब इसके अंदर वो आ गई? लेफ्ट वेंट्रिकल पे, क्योंकि वहीं से हमारा ब्लड पंप होता है। वो कहाँ रख दिया हमने?
टाइम क्या हो रहा है? ओह भाई, ओवर टाइम तो नहीं हो रहा है हम लोग? एक्चुअली क्या है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहीं से हमारा ब्लड पूरे शरीर में पंप होकर जाता है। ये रुक गया तो हमें प्रेशर यहीं देना है, ठीक है, तो ये वो जगह होती है जहाँ पे हमें पुश करना होता है। तो यहाँ पे हम पुश करते हैं तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट होता है, उससे वापस ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। ब्लड जाएगा तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचने लगेगी, तो हमारे लंग्स, फेफड़े चालू हो जाएंगे, मस्तिष्क को खून मिलेगा, चेतना आ जाएगी। ये कंसेप्ट है। मैंने ये बताया ना, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं होता, ये हमें एक सिर्फ एक बना दिया हमने ताकि चेक कर सके कि अब उसकी ब्रीदिंग आ गई कि नहीं आ गई। नहीं ये तो करना पड़ेगा हमको, भूलना नहीं है हमें, यही तो बताया भूलना नहीं है हम लोगों को। सर मेरे ख्याल से अब हमको रोकना पड़ेगा। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, मुझे जाना भी है। हमने आपसे 1 घंटे की बात करी थी, बट हाँ ठीक है। मैं आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी, हाँ सर अगर उस मुंह में गुटके की होता है तो उसको क्या निकाल सकते हैं? अगर तो वही तो बताया हमने, सर को टेढ़ा कर सकते हैं, इसको शरीर को पॉइंट कर सकते हैं। अरे यही तो बताया हमने। जब उसका हमने क्या देखना है, शुरू में हमने ये देखना है कि माउथ ओपन हो रहा है कि नहीं, मुंह में कुछ है तो नहीं, गुटखा या कुछ कोई भी खाद्य पदार्थ तो नहीं है, हमें उसको इमीडिएटली निकालना है ना, वो निकालना है। अगर आपने नहीं निकाला तो वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। सर ऐसी क्या चीज़ें जो हमें अपने पास रखनी चाहिए फर्स्ट एड किट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आप छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बेसिक बता दीजिए जो हमारे पास होनी ही चाहिए। राजेश सर आपके यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह कुछ रहता है? जी रहता है जी। आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, बैंडेजेस, ठीक है, होना चाहिए, सीजर्स, ऑइंटमेंट्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स ऑइंटमेंट्स होंगे आपके ना, एनाल्जेसिक्स टैबलेट्स होनी चाहिए, ठीक है, आईवी सेट, पर ये आईवी सेट तो फर्स्ट एड में यही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें, कॉटन बैंडेजेस होना चाहिए, जेल होना चाहिए और कुछ दर्द निवारक होना चाहिए। ये बहुत बेसिक जो आप लोग नॉन टेक्निकल या नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उन चीज़ों को। फिर कुछ स्टिचिंग बैंडेजेस आते हैं, कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे कहीं इंजरी हो गई, वुंड हो गया, उस पर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए बीटाडीन लोशन होता है, सॉल्यूशन होता है, बीटाडीन ऑइंटमेंट होता है ना, वो होना चाहिए आपके पास। बीटाडीन ऑइंटमेंट कहीं कोई छिल गया है, कुछ खरोच आ गई, ठीक है, आप बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, कॉटन की मदद से आप उसको क्लीन करेंगे, फिर ऑइंटमेंट लगा के आप उसको बैंडेजिंग कर दें, ठीक है। और ये बैंडेजेस आपके पास होते हैं, ये आप उसको अप्लाई करें। और बाकी फिर इंजेक्शंस वगैरह हैं, वो तो फिर आप लोग को यूज़ करने के लिए, तो चीज़ें फर्स्ट एड के हिसाब से हमारे पास चीज़ें बहुत सारी हैं, पर वो सारी चीज़ें आप लोग पूरा हमारे पास किट है, पर आप लोग उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर भी अगर जैसे आप चाहते हैं थोड़ा सा, तो जैसे डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक गोली होती है, ब्रूफेन दर्द निवारक गोली होती है। कई बार छाती में दर्द होता है कई लोगों को, तो छाती का हर दर्द जो है वो अटैक नहीं होता, हर चेस्ट पेन अटैक नहीं होता। कई बार अत्यधिक अम्लीय भोजन करने से हमारे अंदर खूब ज़्यादा अम्ल का सिक्रेशन या स्त्रावण होने लगता है, तो हमें छाती में दर्द होने लगता है, तो हम यह समझते कि हमें अटैक आ गया। ऐसी स्थिति में हमको एंटासिड हमारे पास रखना चाहिए। ऐसी लोग
रेनिटिडिन की गोली होती है या एंटासिड साइरप होता है, वो आप अपने पास रखें, क्योंकि हॉस्टलों में हम लोग रहते हैं तो ये चीज़ अनुभव होती कि किसी को चेस्ट पेन हो गया, तीखा खाना खा लिया या कुछ पटांग चीज़ खाने में आ गई, तो ऐसे में चेस्ट पेन और इस तरह की चीज़ें होती है, घबराहट होने लगती है। अब चूंकि हमें समझ नहीं आता, हम समझते कि अटैक तो नहीं आ गया, कि हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि छाती में दर्द का मतलब ही होता है कि हार्ट से रिलेटेड। अनुभव हमारे दिमागों में यही बना, लेकिन 90% केसेस में वो हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी के कारण होने वाला दर्द है। ऐसे में हम लोग एंटासिड ले लें सामान्य, उससे वो दर्द नहीं हो सकता। तो कुछ एंटासिड चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी लोग सिंपल सी गोली होती है, अवेलेबल होती है, आप ला के रखें। एक एंटासिड साइरप होता है, वो लाकर आप रख लें। दर्द निवारक गोली होती है, ब्रूफेन है। पेट का दर्द है तो उसमें ब्रूफेन काम नहीं करेगी, डाइक्लोफेनिक काम नहीं करेगी। हाथ पैर का दर्द है, किसी को बुखार आ रही है, तो आप सिंपल पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। ठीक है। फिर डाइसाइक्लोमिन की गोली आती है। डाइसाइक्लोमिन अगर किसी को पेट दर्द है तो पहले तो आप एसिलॉक की गोली दे दें। एसिलॉक की गोली से अगर उसको रिलीफ हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो साथ में ज़्यादा ही परेशानी आ रही तो डाइसाइक्लोमिन की गोली आप दे सकते हैं, तो उससे उसके पेट दर्द में तुरंत आराम होगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। अपने यहाँ पे एक किट बना के रख सकते हैं, हम आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे कि आपको ये चीज़ें अपने हॉस्पिटल में या अपने पास एज ए फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। पर ये तो कुछ चीज़ें जो बेसिक आपके पास होनी चाहिए। बैंडेजेस हैं, कॉटन्स हैं, स्टिकिंग पैड्स हैं, लोशंस हैं, बिटाडिन लोशंस हैं, बिटाडिन ऑइंटमेंट्स हैं, डाइक्लोफेनिक जेल है। अगर किसी को दर्द, हाथ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मोच आ गई, पैर मुड़ गया या स्प्रे ना हो गया, तो ऐसे में आप डाइक्लोफेनिक जेल है हमारे पास। दर्द निवारक मलहम आता है, ट्यूब है, इससे मालिश कर सकते हैं सर्कुलर वे में, तो उससे दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और ये जो CPR है, ये तो आपको बता ही दिया CPR, इसमें कुछ आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा समय का अभाव है सर, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। बताने के लिए भी मेरे पास चीज़ें बहुत सारी हैं, ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए। पूरा दिन अगर हम डिस्कस करें तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समय की बाध्यता जाना भी है। और आई होप मेरा प्रयास ये रहा है शायद कि आप लोगों की काफ़ी सारी जिज्ञासाओं को, काफ़ी सारी जो आपके मन के अंदर प्रश्न है, मस्तिष्क पटल में जो प्रश्न है, उनको शांत करने का प्रयास मैंने किया है। जो चीज़ें आपको दी, इसके माध्यम से आपके मस्तिष्क पटल पे कुछ चीज़ अंकित हो ना हो। ये जो CPR का टेक्निक है, एटलीस्ट ये तो जरूर आपको आना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। CPR आप सब लोगों को आना चाहिए। हम लोग जहाँ भी जाते हैं CPR उन्हें अवश्य सिखाते हैं, प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करा के भी सिखाते हैं और उनसे भी करवाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। आप लोगों ने पूरी तन्मयता से, पूरे धैर्य से, पूरे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ही कह रही है कि सर प्लीज अब जाइए। सर एक और जिज्ञासा या सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य विभाग निरंतर इस प्रकार के प्रयास करता है, आप लोग समाज में जाते हैं, लेकिन जो एक भारतीय समाज की मानसिकता है कि समाज सब कुछ होती है तो उस तरफ जाती नहीं है, सोई हुई है। तो हम यहाँ जैसे अपन ने आज किया, उसके अतिरिक्त हमें अगर समाज को कोई जानकारी देनी है, जैसे हमारे छात्रों के माध्यम से बाहर बात पता चलती है, तो आपके प्रोग्राम्स किस प्रकार से चलते हैं, वो प्रारंभिक जो आपने प्रशिक्षण दिया है, क्या ऐसे कोई एडवांस भी रहता है? देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, ALS, BLS बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स या बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स होता है, ALS एडवांस लाइफ सेविंग कोर्स होता है, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स होता है। आप लोग वो भी कर सकते हैं, हम समय समय पे कराते हैं। और अभी हमने 6-6 महीनों की ट्रेनिंग देकर इन लोगों को गांव-गांव में पोस्टेड किया है। और CHO आपने नाम सुना होगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से उनको किया है। और आप जैसे 10वीं 12वीं पास छात्र या किसी भी फैकल्टी में ग्रेजुएट होने वाले
छात्र या छात्राओं, उनको भी हमने EMT की ट्रेनिंग दी है, EMT की ट्रेनिंग दी है, ALS की ट्रेनिंग दी है, BLS की ट्रेनिंग दी है, और वे लोग आज पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश में जो है हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं होती है उनके अंदर टेक्नीशियन का कार्य कर रहे हैं, और वो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है उसके तहत स्किल्ड उनको किया गया, उनके अंदर दक्षता डाली गई, उनको दक्ष बनाया गया और इस तरह की ट्रेनिंग्स उनको दी गई। ये लाइफ सेविंग ट्रेनिंग देकर वो अपनी जीवन यात्रा भी कमा रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं, और हम समाज के लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये सब लोग आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की नहीं है। 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारी ऐसी, हम कई बार हेल्थ वॉलंटियर्स भी क्रिएट करते हैं, इस तरह की जो ट्रेनिंग देते हैं हम लोग उसके लिए। जैसे हमारे यहाँ पे कोई बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हम तो महाकाल बाबा महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ बड़े आयोजन होते रहते हैं। अब तो चूंकि जब से महाकाल लोक बन गया तो बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, जैसे महाशिवरात्रि पे काफी बड़ा आयोजन होना है, तो ऐसे में हम लाखों दीप जलाएंगे, इसमें लाखों लोगों की सहभागिता होती है, तो ऐसे में कैजुअलिटीज, मास कैजुअलिटीज होने के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। तो हमारे हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ वॉलंटियर्स और उनकी जो टीम होती है वो वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहती है, ताकि किसी इस तरह की कोई भी कैजुअलिटी हो जाए तो वो टीम या वॉलंटियर्स वहाँ जाके उनको इमीडिएटली लाइव सपोर्ट दे सके। आप लोग सर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग एक पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मांग कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ से हम लोग हेल्थ वॉलंटियर्स बनाना चाहते हैं, तो इन्हें कृपया और दक्षता बनाया जाए, इनको और ट्रेंड किया जाए, ताकि हम इनकी सेवा ऐसे कार्यों में ले सकें या इन्हें हम उस पर डिपोर्ट कर सकें। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपका फिर जो टाइम बाउंड सेशन होता है उसमें आपको सर्टिफिकेशन के साथ कोर्स भी करा के देंगे, वो सब जगह मान्य होगा, और आप लोग उससे इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें, जैसे अभी कोविड के अंदर हमें कई सारे वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ी थी, तो हमने उनको इसी तरह ट्रेन कर करके उनका इस्तेमाल किया था। अभी पुलिस लाइन में भी हमने DRP में ट्रेनिंग की थी, उसमें कई तरह के आप जैसे नॉन टेक्निकल फील्ड के लोगों को, नॉन मेडिकोस को हमने इस तरह की ट्रेनिंग दे देकर उन्हें लाइफ सेविंग ट्रेनिंग देकर हम लोगों ने उनको वॉलंटियर्स बनाया है। तो वो कई जगह कई संस्थाओं के माध्यम से वो अपनी सेवाएं देते हैं। तो आप लोग भी आगे आइए, जुड़िए इस मुहिम से, साथ चलिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, दिल में हौसला है, दिल में हौसला है अगर आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का, तो फिर आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। ठीक है, बस जरूरत है आपको उबासी छोड़ने की, ये करने की, क्योंकि ये ऊर्जा की उम्र है, ऊर्जा की ये ऊर्जा को पहचाने, आ जाइए, कूद जाइए मैदान में। यकीन मानिए दोस्तों, यू एंड वी कैन मेक डिफरेंस, नोबडी वी कैन। आप और हम मिलकर ही परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? एक स्वर में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद हमें सभ्य होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़े प्रेयसी जैसे रहता है, वो बुलाते ही रहते हैं, है ना? तो अपने को संयम रखना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा प्रॉब्लम है, ये अपने को आतुर कर देता है कि हम उसमें थोड़ी देर भी खाना नहीं मिला तो भी चलता है, इंटरनेट में ये तो परेशान हो जाता है। मोबाइल में बैठते रहते हैं, क्लास में बैठते देखो ना, वो लड़का मोबाइल में ही उसका ध्यान है, अभी तक मैं क्या बोला भगवान जाने, उनको वो सब कुछ लेते रहते हैं, बैठने को बोला बैठते। तो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए कितने आवश्यकता के हिसाब से। ऐसा मुझे नहीं, हम तो कॉलेज में पढ़ते तो मोबाइल फोन नहीं थे, तो क्या हम पढ़े नहीं क्या? हम संपर्क नहीं किए थे क्या? हमारे संबंध में, अरे तुम्हारे से भी अच्छा कॉन्टेक्ट हमारा अभी भी है, वो उस समय कुछ भी सब कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारे आत्मीय संबंध जो रहता है। आजकल वो तो है ही नहीं, ये संबंध कोई सिर्फ यही है, ये व्हाट्सएप वाला नाम है, कोई आत्मीयता किसी के साथ नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ, अपने बाजू में रहने वाले को कोई पहचानते नहीं, इधर से किलोमीटर दूर के व्यक्ति से मैत्री बनाते हैं और उनको अपने हृदय पूरा बताते हैं और पूरा अपने पूरे सब शेयर करते हैं। कहाँ क्या आत्मीयता, कुछ नहीं होता है।
ये सब थोड़ा अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जहाँ चाहिए उतना यूज करना, मोबाइल फोन्स हो बाकी जो कुछ भी हो उसकी एक सभ्यता रखना। मैं कहता हूँ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल्चर बनाना है। कब हमें ये यूज करना है, कब ये यूज नहीं करना है, ये मेरे स्वातंत्र में रहता है, मेरे अधिकार में रहता है, वो मुझे कैसे यूज करना है। तो ये सभी इस विषय के पार्ट है। मोबाइल फोन के बारे में भी मेरे को लग रहा है कि प्राथमिक उपचार में सबसे बड़ा बात ये बोलना पड़ेगा, आप ड्राइव करते हो तो मोबाइल फोन से यूज मत करिए। अरे लड़के लोग बाइक में, स्कूटर में, लड़के लड़कियां एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से एक्सीलेटर करके जाते हैं। इतना अर्जेंट क्या होता है? मैंने तो बता दी, मेरे दृष्टि से इतना अर्जेंसी किसी को कुछ भी नहीं है, आदत है, केयरलेसनेस है। इसे क्या होता, अपने को आपत्ति है, दूसरे को भी आपत्ति है। तो मैं आपसे मुझे निवेदन है, आप कृपया ड्राइव करते वक्त मोबाइल फोन यूज मत कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और कुछ लोगों का कुछ दिन के बाद उनका गर्दन ही ऐसे हो गया, क्योंकि वो ऐसे क्योंकि फुल टाइम यह ऐसे रहता है। क्या दुनिया है, क्या पागलपना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भाई है, क्या आप लोगों को इतना तो क्या करने वाला काम तो करते ही नहीं कोई, और फालतू ये अपने गर्दन को ऐसे करने में क्या रुचि है, समझ में नहीं आ रहा है। और एक्सीडेंट चांसेस है, किसी को कुछ तकलीफ हो जाए तो घर में माँ बाप को तकलीफ होता है, अपने से भी तकलीफ आपके पेरेंट्स को होता है, आपने उसके लिए इतना ये सब थोड़ा सावधानी से रहना। इस संदर्भ में मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, शिक्षा शास्त्र विभाग के प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विभाग के छात्र और जो आए अपने प्रतिनिधि, तो इनको सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आप एक अच्छा सकारात्मक दृष्टि से इस विषय को पूर्ण रूप से समर्पण भाव से आप सीख लीजिए, ये तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में इसका प्रयोजन होगा। आदरणीय गोविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और